वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब जब आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल यूपीएससी एग्जामिनेशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता कि कैसे मैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को करंट अफेयर से लिंक करके पढूं। और यही जो प्रॉब्लम है वो बच्चे को डर बनाती है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप एक स्टैटिक कंटेंट को कनेक्ट कर सकते हो करंट अफेयर से, और पेपर वन के एक एग्जाम्पल को लेके हम समझेंगे कि कैसे आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड कर सकते हो। मैं हमेशा अपने इकोनॉमिक्स ऑप्शन की क्लास में स्टूडेंट से बोलता हूँ कि यू हैव टू कनेक्ट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक टॉपिक्स। पर आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली आप सबको यूट्यूब पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री कि कैसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। अब यूट्यूब वीडियो पे कुछ लिमिट होती है, जो क्लास में हम 2 या 3 घंटे में समझते हैं वो हम यहाँ पर 10 से 15 मिनट में समझेंगे। पर एक दो सॉलिड एग्जाम्पल लेके आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे आप इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉपिक से। जो टॉपिक हम आज के वीडियो में लिया है वो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट स्ट्रक्चर को हम इंडियन इंडस्ट्री से लिंक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला है थ्योरी और दूसरा है रियलिटी। मतलब जो भी आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको रियलिटी में कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाई मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। ओके, सो क्यों ये मैटर करता है यूपीएससी में। तो यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर आपका पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आप इकोनॉमिक्स सर्विस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको काम आएगा, पर ये मेनली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ही है। अब इसको समझते हैं ना। सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। एक ब्रिज बनाना है हमको, किसमें, थ्योरी में और इंडियन इकोनॉमी में। क्यों मैंने ये टॉपिक लिया, क्योंकि जनरली जब भी मैं बच्चों के साथ लाइव आंसर राइटिंग सेशन करता हूँ ना, तो जैसे ही मैं उन्हें क्वेश्चन देता हूँ वो स्टैटिक कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक कंटेंट है वो हमको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बुक्स में मिल जाता है, या जो इकोहॉलिक्स बुक्स प्रोवाइड करता है उसमें मिल जाता है। पर वहीं जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो वो न्यूज़पेपर या इधर उधर से कंपाइल करके आपको लिखना होता है, जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं, उसी में चैलेंजेस आते हैं। अब यहां से एक बार देखते हैं कि 12 से 15 मार्क्स जो होते हैं, 12 to 15 मार्क्स क्वेश्चन पेपर वन, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एडवांटेज कितना बड़ा है। यही सेम टॉपिक पेपर टू में भी कहीं ना कहीं आते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या कंपटीशन पॉलिसी या मार्केट रिफॉर्म्स को लेके। मतलब वो होते हैं इंडियन इकोनॉमी बेस्ड, बट वो कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर से ही डिराइव्ड होते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को मास्टर कर लोगे तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में आपको क्लियर कट विजिबल होगी। अब ये दो चीजें हैं जो यूपीएससी मांगता ही मांगता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। एनालिटिकल थिंकिंग एंड अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ये मैंने लास्ट लाइन आप लोगों के लिखता हूं, हर वीडियो में लिखता हूं, तो आप इसको देखिएगा। मार्केट स्ट्रक्चर इजंट जस्ट थ्योरी, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये क्या है, मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ इंडियन इकोनॉमी बिहेव इन द रियल वर्ल्ड। इसका मतलब हमारा भी जैसे एक बिहेवियर होता है, पर जब तक हम किसी से बात नहीं करते, इंटरैक्ट नहीं करते, हमारा बिहेवियर निकल के नहीं आता। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर यही है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी में तो बेसिक्स है, पर उसके बाद ये रिएक्ट कैसे करता है जब मार्केट में, अगर मार्केट फोर्सेस जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब पता चलता है। तो ये टॉपिक हमने क्यों लिया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दी। अब बिफोर वी मूव ऑन टू एनी एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक, हम सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या है उसकी। तो थ्योरेटिकल फाउंडेशन का रिकैप कर लेते हैं जिससे आपको ये वीडियो समझ में आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेन पेपर ले लें साथ में तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लीजिएगा जो कि आपको बुक में 4-5 चैप्टर पढ़ने के बाद आएगी। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी वे में तरीके से समझाने वाला हूँ। दूसरा है, इसके बाद जो मैं एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास वीडियो तो हमेशा हम कभी भी देख सकते हैं, पर जो टाइम अभी आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो दोबारा नहीं आएगा। तो एक ही वीडियो को 2 बार देखने से कोई मतलब नहीं। अगर आप पेपर और पेन के साथ बैठेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेने का भी मैं आपको टाइम दूंगा। अब यहाँ से देखते हैं, फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन टू मोनोपोली।
मैं आपको इस स्लाइड में पूरे मार्केट स्ट्रक्चर का एक स्पेक्ट्रम दिखाने वाला हूँ। पहले उसमें कॉलम में है कि आपके टाइप किस किस टाइप के होते हैं, फिर मैंने फर्म्स की बात करी, फिर एंट्री बैरियर्स होते हैं किस किस टाइप के मार्केट में, प्राइस पावर कितना होता है, और उनका एक एक इंडियन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐड किया है जो कि आपको कठिन होगा ढूंढने में, इधर उधर से बटोरने में, तो आपको यहाँ एक जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या होती है, कितनी फर्म्स होती है, मैनी फर्म्स होती है, कोई लिमिट नहीं होती। एंट्री बैरियर्स मतलब मार्केट में घुसना कितना है, कठिन होता है, तो इसमें नन, कोई मार्केट बैरियर एंट्री बैरियर नहीं है। फिर प्राइस का क्या रहता है, ये प्राइस टेकर रहता है, मतलब जो भी मार्केट में चल रहा है उसी को हिसाब से अपनी प्राइसिंग कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर मार्केट। तो कल से आप भी गेहूं उगाओगे, उगाने में कोई बैरियर नहीं है, प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वही रखेंगे, नहीं तो बेच नहीं पाएंगे, और एग्रीकल्चर मार्केट इसका हुआ है। मैनी मतलब मैनी फार्मर्स आर देयर। सेकेंड सेकेंड टाइप ऑफ जो आपका स्ट्रक्चर है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यही मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगा। इसमें फॉर्म्स कितनी होती है, मैनी, मतलब ये कॉमन है परफेक्ट कंपटीशन से। फिर उसके बाद एंट्री बैरियर इसमें लो रहता है, मतलब नन नहीं, लो रहता है, आप घुस सकते हैं बट बैरियर्स कम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं साबुन बनाता हूँ, तो पियर्स भी साबुन बनाता है, लक्स भी साबुन बनाता है, इसके अलावा डव भी साबुन बनाता है, तो बहुत सारी कंपनीज है जो साबुन बनाती हैं। तो एंट्री करना मना नहीं है, एंट्री करना आसान भी नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, या तो केमिकल फ्री लगाना पड़ेगा, या स्किन को स्मूथ है, या उससे झाग ज़्यादा निकलता है, या किसी में बोलेंगे झाग निकलता ही नहीं क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स ही नहीं है। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें, तो एंट्री बैरियर है पर लो है। फिर आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो जैसे भाई आज से 20 साल पहले अगर हम देखें तो हमारे जो बाथरूम होते थे उसमें एक ही शैम्पू, एक ही साबुन, एक ही क्रीम, सब कुछ यही रहता था। पर आज मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, भाई का, बहन का, वाइफ का, हस्बैंड का, सबके अलग अलग है। और फिर बच्चा हो जाए तो उसके लिए छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर करके आप देखते हैं कि कैसे कैसे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने पे मजबूर किया जाता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप मेरे एग्जांपल से समझ ही गए होंगे, एफएमसीजी ब्रांड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसको हम एफएमसीजी ब्रांड्स कहते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, थोड़ा सा गूगल करेंगे, फोटोज देखेंगे और समझ जाएंगे एफएमसीजी ब्रांड्स कौन से होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, फर्म्स जो होती हैं फ्यू होती हैं बट लार्ज होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। इसी पे हम आगे एग्जांपल देखेंगे। फिर अपन देखते हैं एंट्री बैरियर क्या है, इसमें हाई है एंट्री बैरियर। और इसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग होती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है प्राइस। इंडिया का बेस्ट एग्जांपल है टेलीकॉम मार्केट। तो पहले एयरटेल बहुत महंगा था, डेटा पैक। एयरटेल के महंगा होने के बाद क्या हुआ, जियो की एंट्री हुई, जियो ने बोला फ्री। अब जैसे ही जियो ने फ्री बोला, एयरटेल की हालत खराब हुई क्योंकि हर आदमी पोर्ट करा रहा था सिम। अब जब एयरटेल ने सोचा कि जियो इतने सस्ते में दे रहा है, तो आप सोचो कि एयरटेल ने काफ़ी दाम गिराया अपने। फिर जियो भी फ्री कितने दिन तक देता, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद उनको एक बेसिक प्लान लॉन्च करना पड़ा। तो जियो ने जिस प्राइसिंग पे लॉन्च किया था, एयरटेल ने 6 महीने में ऊपर से नीचे उस लेवल पे लाया। तो जियो फ्री से ऊपर आया, एयरटेल हाई प्राइस से मीडियम प्राइस पे, मार्केट सेट हो गया। तो प्राइसिंग किस वजह से हुई, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग हो गई, एक दूसरे पे डिपेंड करती थी। अब ये क्यों ओलिगोपोली है, क्योंकि फ्यू प्लेयर्स हैं। आगे एग्जांपल में आपको और अच्छे से बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारी रिवॉल्व हुई है 2016 से, मान लीजिए। तो फिर क्या हुआ, अब बाकी जो अदर कंपनीज थी वो धीरे धीरे सर्वाइवल मोड में चली गई, कुछ कुछ बंद हो गई, मर्ज हो गई। वीआई आपके सामने एक एग्जांपल है ना। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो प्राइसिंग होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री बैरियर हाई होता है। कल को मैं सोचूं कि भाई कोई एक नॉर्मल स्टार्टअप टेलीकॉम मार्केट में घुसे, तो इतने टावर्स लगाना या टावर्स नहीं लगाना, तो उनका रेंटल लेना, स्पेक्ट्रम लेना, ये सारी चीज़ें एंट्री बैरियर को बहुत हाई बनाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है फोर्थ, मोनोपोली। ए वन होता है, एक ही आदमी। वेरी हाई होता है एंट्री बैरियर क्योंकि कैन नॉट रिप्लेस। ये प्राइस मेकर होता है, मतलब ये जो बोलेगा वही प्राइस है। और इसका एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवे की जो टिकट होगी वही होगी। कंपटीशन तो है नहीं कि ये रेल नहीं तो दूसरी रेल बुक कर लेते हैं, पर दूसरी रेल है ही नहीं, इंडियन रेलवे है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो
पूरी इकोनॉमी है वो सेकेंड और थर्ड में ही खेलती है। जैसे अपना इंडियन एयरलाइंस सिविल एविएशन का अगर मार्केट देखें तो वो भी कहीं ना कहीं ओलिगोपोली है। एयर इंडिया और इंडिगो के अलावा ज़्यादा एयरलाइंस है नहीं। स्पाइस जेट है, आकाशा एयर नई आई है वो भी है, बट उनका उतना मार्केट शेयर है नहीं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए, वो मैंने नीचे लिख के रखा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कल्यूसिव बिहेवियर, किंग्ड डिमांड कर्व, कार्टल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है इन चारों की। और डायग्राम्स में इनका इक्विलिब्रियम अंडर पीसी एंड मोनोपोली आर फॉर क्विक रिवीजन, ये दो चीज़ें आपके लिए। पीसी मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो दीज आर नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक डायग्राम्स, दे डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग इन इंडियन सेक्टर एवरी डे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट समझते हैं। आपका काफ़ी रिवीजन हो गया होगा। अब है एप्लीकेशन बेस्ड, जब आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम्पल्स लिखें। एग्जाम्पल्स लिखने से चीज़ें और क्लैरिटी में आती है, आपका इन डेप्थ नॉलेज बताती है। इसको लेके मेरी एक 3 आवर्स की वर्कशॉप है जो एब्सोल्युटली फ्री है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में और इन डेप्थ जानने में तो आप उसको देख लेना। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आपकी मर्जी है। इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉम्पिटिशन ट्रेंड्स। सो इंडस्ट्री कैसे कॉन्सेंट्रेट होती है एक जगह और कैसे compete करती है, वो ट्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है टेलीकॉम। मैंने आपको बताया CR4 रेशो होती है, ये कंपटीशन को जज करती है। इसका मतलब है कि कंपटीशन किसी इंडस्ट्री में कितना है, मार्केट शेयर देखते हैं और कंपनीज देखते हैं। मतलब टॉप 4 कंपनीज किसी भी इंडस्ट्री की कितनी ज्यादा उनका मार्केट शेयर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीकॉम की बात करें तो रिलायंस जियो और एयरटेल का ही डोमिनेंस है। सीमेंट की बात करें तो अभी आपने देखा होगा टॉप 5 फर्म्स लगभग 55% मार्केट शेयर है इनके पास, तो ये भी ऑलिगोपोलिस्टिक प्राइसिंग में आता है। बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में भी आपके पास या तो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी बैंक है या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे कि HDFC, ICICI, ये सब है। तो इनका भी कंपटीशन पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स के बाद ही ठीक ठाक शुरू हुआ, बट अभी फिर मर्जर की बात चली रही थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। ऑटोमोबाइल में देखें तो डुओपोली है टू व्हीलर के मार्केट में, हीरो और होंडा। पहले हीरो होंडा एक ही थे, फिर उनका डीमर्जर हो गया, तो आप देखेंगे कि दो ही है। TVS भी है थोड़ा बहुत, बट इन दोनों का मार्केट शेयर उसके सामने कई गुना ज़्यादा है। ई कॉमर्स में आप देख लो या तो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, उसके अलावा फिर इंडिविजुअल वेंचर्स हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बट मार्केट प्लेस में ई कॉमर्स में निश की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे मिंत्रा भी है वो कपड़े ही बेचता है, पर है ना, नायका है वो फैशन प्रोडक्ट ही बेचता है। पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट है जो ई कॉमर्स प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, वो भी लगभग 90% मार्केट है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉम्पिटिशन ट्रेंड है इंडिया में। जब आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन का पेपर लिखेंगे ना तो आप इनको लिखिए, ये आपको मार्क्स दिलवाएंगे, ठीक है। यही मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि आप 2-2 लाइन के अगर एग्जाम्पल्स लिख दोगे ना इस तरह से, तो जो कॉपी वैल्यूट कर रहा है उसको लगेगा कि आपको आता है, आप पढ़े लिखे हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, चीज़ें के बारे में जानते हो, अवेयर हो और चीज़ों को एक्सप्लेन करना जानते हो। डेटा की माने तो 2024 का ही देखते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे आपने सुना होगा IIP भी कहा जाता है ना। 5.9% मैन्युफैक्चरिंग का GVA जो था वो लगभग 17% ऑफ GDP था। अब लास्ट लाइन में हमेशा आपके लिए एक लर्निंग के लिए लिखता हूँ कि इंडिया इंडस्ट्रियल सेटअप लुक्स कॉम्पिटिटिव। अगर आप इंडिया के इंडस्ट्रियल सेटअप को देखोगे तो वो कॉम्पिटिटिव लगेगा पेपर पे, पर अगर आप उसकी डीप स्टडी करोगे, जैसे कि मैं 4-5 एग्जांपल आपके सामने लिखे, तो आप देखोगे कि ओलिगोपोलिस्टिक इज रूलिंग द गेम। ये होती है जब हमने ओलिगोपोलिस्टिक की थ्योरी पढ़ी और हमने उसको करंट अफेयर से लिंक किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहली केस स्टडी देखते हैं इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की, ओलिगोपोली इन एक्शन, ठीक है। द बैटल ऑफ 3 थिंग्स, प्राइसेस, स्पेक्ट्रम एंड सर्वाइवल। आप देख सकते हैं यही 3 चीजें हो रही हैं इंडिया। प्री 2016 2016 जब जियो लॉन्च हुआ उसके पहले क्या था, 8+ प्लेयर्स थे, BSNL, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल। फिर आपने सुना होगा हच का नाम भी सुना होगा, उससे पहले डोकोमो का नाम सुना होगा, एयरसेल का नाम सुना होगा, एक समय चेन्नई सुपर किंग्स का स्पॉन्सर भी था वो। पर पोस्ट जियो एंट्री क्या हो गया, मैसिव प्राइस वॉर। तो इंडस्ट्री में अपने मोटा भाई धमाके से घुसे किस टेलीकॉम इंडस्ट्री, क्योंकि उनके साथ उनके छोटे भाई के साथ एक डील थी कि वो टेलीकॉम में नहीं एंटर हो सकते। तो जैसे ही उनने वो 10 साल कंप्लीट हुए उनके, वो टेलीकॉम में एंट्री करे। उसके बाद क्या, वो कंसोलिडेशन हो गया। कंसोलिडेशन मतलब पहले प्राइस वॉर हुई तो जो उसको नहीं झेल पाया वो
बाहर हो गया मार्केट से। फिर कंसोलिडेशन हुआ, मतलब जो दो चार छोटे छोटे थे उनने का साथ मिल जाओ सर्वाइवल के लिए तो ही अच्छी बात है, नहीं तो बचना मुश्किल है। तो वोडाफोन और आइडिया साथ में आ गए, VI करके आपने कंपनी देखी होगी, कुछ बच्चे उसे 6 भी कहते हैं ठीक है, बट दैट इज वोडाफोन एंड आइडिया। वो उसके बाद आपके 3 मेजर प्लेयर बचे। अब 3 मेजर प्लेयर बचे मतलब एयरटेल, जियो और BSNL जो सरकारी कंपनी है वो है। पर BSNL की हालत हम सबको पता है, अभी अभी न्यूज़ में आई थी कि वो बिल करना भी भूल गए। आप समझ सकते हैं तो किस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं कि आपके पास सिर्फ ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। तो आप जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका एयरटेल का सिम है या जियो का सिम है या बोथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही निकलेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं क्या होता है। मतलब ये प्राइस वॉर खेली तो वॉर तो कंपनियों के बीच में हो रही भाई, हम आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है इससे, आइए इसको समझते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लोअर कंज्यूमर प्राइसेस, आपको 6 महीने जियो फ्री चलाने को मिला और जो एयरटेल से जियो पे नहीं गए उनको लॉयल्टी रहने के लिए एयरटेल ने प्राइस कम कर दिया, तो दोनों को फायदा हुआ, मतलब कंज्यूमर को फायदा हुआ। और इससे देश में इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी बढ़ा, क्योंकि 2016 की मैं बात बताऊं तो जहां मैं चाय पीने जाता था वो बंदा यूट्यूब पे बिना वीडियो देखे डेटा पैक पे चला रहा था गाने। अब गाने चला रहा था, देख भी नहीं रहा उसको, चाय उबाल रहा है। एक जमाना था यूट्यूब सिर्फ हम वाईफाई पे देखते थे 2016 से पहले। फिर रिड्यूस्ड ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, टेलीकॉम सेक्टर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही कैलकुलेट करता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस फॉर ऑपरेटर्स बढ़ गया, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। और डुओपोली के रिस्क हो गई, क्योंकि भाई जब दो ही लोग हैं वही compete करते हैं तो कई बार ऐसा माना जाता है वो आपस में साठ गांठ कर लेते हैं और वो फिर उस हिसाब से चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इनोवेशन पे इफेक्ट आता है, क्योंकि जब कंपटीशन नहीं है तो कोई आदमी बेहतर करने के लिए सोचेगा ही नहीं। बेहतर करने कब सोचेगा, जब कोई ना कोई कंपटीशन होगा। ठीक है, पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या होता है, तो सरकार भी तो कुछ करेगी ना भाई, मार्केट है पर सरकार उसको कंट्रोल कर रही है। ट्राई और DOT, ट्राई इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनके रिफॉर्म्स आए जिससे कि AGR रिलीफ मिला, मतलब एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू, और 5G के ऑक्शंस हुए तो इससे कहीं ना कहीं रिलीफ मिला, कंपनीज को भी मिला और सब चीज को मिला। सो आइडियल एग्जांपल है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी कैसे रियल लाइफ में मिलती है, ये उसका परफेक्ट एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी 2, इसको भी देखिए आप, इकोनॉमिक्स ऑप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, पर मेरा पर्पस है इकोनॉमिक्स ऑप्शन के बच्चों के लिए चीजें यहाँ पर समझाना। सीमेंट एंड स्टील सेक्टर, प्राइसिंग पावर एंड कार्टेल डिबेट्स, तो यहाँ पे हम मेजरली इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, प्राइसिंग वाला हमने पिछले एग्जाम्पल में देख लिया। सबसे पहले बात करते हैं ओलिगोपोली की। सो व्हेन ओलिगोपोली हर्ट्स कंपटीशन, क्या होता है। सीमेंट की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन किया 11 मेजर कंपनीज पे कि वो प्राइस कल्यूजन कर रही थी, मतलब आपस में मिलके एक प्राइस सेट कर ले, जैसे ओपेक कंट्रीज पेट्रोलियम के लिए करती हैं। तो प्राइस बढ़ा दिए 10% Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में, जबकि डिमांड फ्लैट थी फिर भी प्राइस बढ़ा दिया। मतलब डिमांड अगर फ्लैट चल रही है तो प्राइस कम किए जाते हैं ताकि ज्यादा माल बिके, पर यहाँ पर उल्टा हुआ। तो इससे ये पता चला कि प्राइस कल्यूशन का काम चल रहा है। स्टील की बात करते हैं, ग्लोबल प्राइस लिंकेज, डोमेस्टिक प्राइस वॉलेटिलिटी, तो ग्लोबल प्राइस से लिंक हुआ, डोमेस्टिक प्राइस वॉलेटाइल हो गए। गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया एक्सपोर्ट ड्यूटी से तो उसके प्राइसेस फाइनली जाके कूल हुए, मतलब नॉर्मल सी पे रिटर्न आ गए। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि किंग्ड डिमांड कर्व है, वो क्या एक्सप्लेन करता है, प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करना। वेरी फ्यू प्लेयर्स कंट्रोल आउटपुट, पॉलिसी इंटरवेंशन एंड बिकम्स द बैलेंसिंग फोर्स। तो ये दो एग्जांपल है, जैसे सीमेंट में आपने देखा होगा हमारे देश के बड़े उद्योगपति अडानी जी, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उन्होंने बैकवर्ड सारे लिंक कर लिया। तो बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, अब हाईवे उन्हें बनाने हैं तो उसमें जो जो चीज़ें लगनी है वो धीरे धीरे उनको एक्वायर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीमेंट आप कोई सी भी देखोगे अभी तो वो ओन्ड बाय अडानी ग्रुप ही है। तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हमारे देश के बिजनेसमैन आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसे भरा जाता है और बचपन से बनाया गया है कि भाई स्टीव जॉब्स महान है ना, जकरबर्ग महान है, और वहाँ पे जितने भी अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट है वो महान है,
पर इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चोर हैं, ये हमारे दिमाग में भरा गया है, ये खराब है, ये खराब है। और फिर हमारे ऑपोजिशन पॉलिटिशियन वो सब भी वैसे बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ है। पर मेरा कहना है, अगर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ना है, जैसे चाइना आगे बढ़ा तो जैक मा भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा तभी चाइना बढ़ा, या चाइना बढ़ा तब जैक मा आगे बढ़ा। तो ये चीज़ें साथ चलती हैं, हर कुछ नहीं हो सकता। तो जो केपेबल होगा उसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर थोड़ा बहुत तो सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। एग्जाम फोकस के हिसाब से देखते हैं कि पास्ट 10 ईयर्स के मैंने PYQ एनालिसिस निकाला। बाय द वे, अगर आपको सॉल्व PYQ चाहिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ऑल्दो वो फ्री नहीं है बट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हाउ यूपीएससी टेस्ट योर मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसको समझते हैं। 2014 की बात करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये क्वेश्चन आया 2014 में। 2016 में आया एक्सप्लेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वेलफेयर, ठीक है, अभी मैंने बताया। हाउ मार्केट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस इनोवेशन, अगेन 2019 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ कंपटीशन पॉलिसी इन इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये भी क्वेश्चन आया। तो 2014, 16, 19, 22 आप देख रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर का डोमिनेंस आपके पेपर में। ये सारी चीजें मैं लाइव आंसर राइटिंग सेशन जब करता हूँ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की, तो ये एक एक आंसर मैं खुद लिख के बताता हूँ, फिर स्टूडेंट्स लिखते हैं और फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं उन्हीं के सामने और उन्हीं को इम्प्रूवमेंट बताते हैं। मतलब अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एडमिशन लिया ना, तो आपको हम हाथ पकड़ के सारी चीज़ें करवाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे और छोड़ देंगे। आउटकम बेस्ड अप्रोच है। अगर आप यहाँ ये वीडियो सुन रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोनस है जो मैं लास्ट में देने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। इसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। द शिफ्ट फ्रॉम प्योर थ्योरी एप्लीकेशन टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आप समझ रहे हैं कैसे? मैंने आपको पहले थ्योरी समझाई, फिर एप्लीकेशन समझाया और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दिए। इंटीग्रेट माइक्रो मॉडल्स विद डेटा एंड पॉलिसी, जैसे मैंने CCI का नाम लेगा, FDI की बात कर ली, MSME की बात कर ली, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। यूपीएससी लव्स, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी लव्स आंसर दैट कंबाइन कॉन्सेप्ट्स, डेटा एंड क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि उन्हें IAS ऑफिसर बनाने हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते वो ऑफिसर्स नहीं चाहिए उनको। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल एनालिसिस, दैट्स योर विनिंग फॉर्मूला इवन इन ऑप्शनल एंड इवन इन यूपीएससी GS मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। अब ये है जो आपके लिए बोनस है, मैंने कहा था आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कंक्लूजन, कॉन्सेप्ट से कंक्लूजन तक, हाउ टू राइट अ 360 डिग्री आंसर। पहली चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ना इंडिकेटिव होना चाहिए नेचर में, मतलब आप इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को रिपीट ना कर दें। तो डिफाइन द टर्म रेलेवेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन में होना चाहिए और मुश्किल से 10% ऑफ द वर्ड लिमिट में आप यूज करो। फिर थ्योरी बॉडी, एक्सप्लेन मॉडल विथ डायग्राम्स, तो जो भी आपने मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको डायग्राम के तौर पे अगर एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आपका टाइम, स्पेस और काफी चीजें बचेंगी, जिससे कि आप कम शब्दों में ज्यादा चीजें कह सके। फिर आता है एप्लीकेशन, रियल लाइफ केस स्टडीज और पॉलिसी एग्जाम्पल। ये एप्लीकेशन बेस्ड है, इट इज वेरी वेरी वाइटल, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ केस स्टडी नहीं बताएंगे या एग्जाम्पल्स नहीं बताएंगे तो आपका जो आंसर राइटिंग का तरीका है ना वो बहुत प्लेन हो जाएगा। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बोलूँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आप बोलोगे सर डेटा कहाँ है? ग्रो कर रही है तो किससे ग्रो कर रही है, कितने आगे हैं कितने पीछे हैं, कैसे पता चलेगा? डेटा से। क्रिटिकली एनालाइज, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, हर चीज का देखो, इसका प्रोस क्या है, इसका कॉन्स क्या है। नई स्कीम है तो उसके मेनली फीचर्स पूछे जाते हैं, पर पुरानी स्कीम है जैसे फसल बीमा योजना हो गई या मनरेगा हो गई, इनका क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है वो? क्योंकि हमको ये चीज समझनी है कि सबसे पहले जो भी स्कीम पुरानी हो गई 5 साल से, उसका क्रिटिकल एनालिसिस पूछेंगे क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन में है या उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। कंक्लूजन में क्या है? ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट चाहिए, डिप्रेसिंग स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए। दे वांट ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स, और उसके बाद कोई रिफॉर्म्स है जो आपके दिमाग में उसको आपको सजेस्ट करना है। जैसे एग्जांपल हुक के तौर पे मैं बताता हूँ, इंडियाज टेलीकॉम स्टोरी प्रूव्स दैट कंपटीशन रिड्यूसेस प्राइसेस, यही हुआ जियो के एंटर होने से, बट कैन ऑल्सो रिड्यूस प्रॉफिट इंसेंटिव्स। क्यों? एयरटेल जो पैसे कमा रहा था अब वो नहीं मिल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं जॉब लॉस हुआ है ना। सो अ क्लासिक केस ऑफ शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म इनोवेशन।
Okay, so if you follow this structure, you'll never miss a 10 marker again. This is takeaway and conclusion. Connecting theory to reality. Your UPSC edge. Market structures are not static model. Static model नहीं है, हमेशा न्यूज़पेपर में रहते हैं, समझो उसको, देखो. They are dynamic reflections. Always connect microeconomics with industrial policies. जैसे PLI, FDI, CCI judgments, ये सब important है. आपके आंसर में फॉर्डर की तरह काम करेंगे. For mains, aim for answer that show both economic logic plus policy awareness. ये भी important है. As economics optional aspirants, you must sound like future policy analyst. Future policy analyst की तरह आप साउंड होने चाहिए. अगर आप एक जनरल की तरह ये आंसर लिखेंगे तो वो मजा नहीं आएगा. ठीक है, not just theory. So economics optional is not about remembering definitions. It's about seeing patterns. Pattern बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एनालाइज करना नहीं आता, वर्कशॉप में आ जाइए. फ्री वर्कशॉप है 3 आवर्स की, जब मर्जी करे तब देख लेना. पर वो आपको 3 चीजें सिखा देंगी. पहला है पैटर्न, दूसरा है मार्केट्स, पॉलिसीज एंड पीपल, कैसे उसको कनेक्ट करें. सिलेबस के साथ साथ PYQs साथ में रखें, क्योंकि यही 2 चीजें यूपीएससी देता है. इसके अलावा यहीं तक ये था. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना. कमेंट करके बताना कि आपको इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली या नहीं मिली. ठीक है, 1 मिनट और लूंगा आपका. जब भी आप पढ़ाई करें ना, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग ना करें, उसको लर्न करें. क्योंकि एक रीडर रीड करता है और भूल जाता है, पर एक लर्नर लर्न करता है, उसके नोट्स बनाता है, उसको रिवाइज करता है और उसको रिप्रोड्यूस करता है. यही डिफरेंस होता है कि एक का नाम बाहर होता है लिस्ट से और एक का नाम टॉप पे होता है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. ऐसी और वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल.